नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल एक ऐसे मुद्दे पर सुलगाएंगे जिसकी तपिश से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जल जाएंगे और उद्धव की अघाड़ी गैंग बिलबिला उठेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल केस यानी भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शरद पवार को भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग ने समन जारी कर तलब किया है, जिसमें उन्हें 5 और 6 मई को पेश होने की बात कही गई है। इससे पहले फरवरी में आयोग ने शरद पवार को तलब किया था, तो उन्होंने आयोग से हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा था, यानी बचने का तमाम बहाने बनाए गए। इससे पहले पैनल ने पवार को 2020 में भी तलब किया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो पेश नहीं हुए थे। उस समय एक वीडियो जारी कर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि पवार 23-24 को आयोग के सामने पेश नहीं होंगे। भविष्य में होने वाली सुनवाई में वो भाग लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी दिन पर दिन पवार भीमा कोरेगांव मामले से बचते नजर आए। इससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या शरद पवार को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पवार भीमा कोरेगांव केस में कुछ छुपा रहे हैं? क्या आयोग के आगे पेशी से पवार को डर लग रहा है? ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि 18 फरवरी को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने भीमा कोरेगांव की हिंसा को लेकर तमाम बातें कही थी। उन्होंने पुणे के पुलिस कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया था। सामाजिक समूह विवेक विचार मंच के सदस्य सागर शिंदे ने जांच आयोग को पवार की इसी संदिग्धता को लेकर एक आवेदन दिया था। इसमें 2018 में हुई हिंसा के बारे में शरद पवार के 18 फरवरी को दिए बयान को लेकर पूछताछ करने की मांग की थी। आवेदन में कहा गया था कि शरद पवार ने मीडिया के सामने आरोप लगाया था कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ता मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिंडे ने पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव भीमा और इसके आसपास के इलाकों में हिंसा का माहौल बनाया था। आवेदन में यह भी कहा गया कि पवार ने पुणे शहर के पुलिस आयुक्त की भूमिका भी संदिग्ध होने का आरोप लगाया है। शरद पवार के पास और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए उनसे इस मामले में पूछताछ करने की जरूरत है। सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि पवार के हिंसा को लेकर कैसे जानकारियां सामने आई। अगर पवार को हिंसा के बारे में कुछ पता नहीं था तो जानकारी पुलिस को साझा क्यों नहीं की गई? क्योंकि उन्होंने तत्कालीन पुलिस आयुक्त को संदेह की नजरों से देखा। यानी इसके पीछे कोई बड़ा खेल था जो शरद पवार छुपा रहे हैं और जांच टीम वही राज बाहर लाने के लिए पवार को तलब कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो पहले ये जान लीजिए। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि शरद पवार इस हिंसा के मामले में कैसे फंसे हैं। हुआ ये कि कोरेगांव भीमा में 1 जनवरी 1818 को पेशवा की सेना का अंग्रेजों की सेना से युद्ध हुआ था। पेशवा की सेना को ब्राह्मणों की सेना माना जाता था, जबकि अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले ज्यादातर सैनिक दलित महार समाज के थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, जिसे महार समाज जातिवाद पर जीत मानता है और इसी जीत की वर्षगांठ पर 1 जनवरी 2018 में महार समाज जश्न मना रहा था। इस दौरान कुछ दक्षिणपंथी दलों ने इस आयोजन का विरोध किया। इस वजह से ही हिंसा भड़की थी, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी और 10 पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे। इस हिंसा से पहले कोरेगांव पर कई तरह की राजनीति बयानबाजी हुई थी। शरद पवार का भी ये इस मसले में बयान आया था। इस दौरान पुणे पुलिस ने आरोप लगाया था कि 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में भड़काऊ भाषणों की वजह से कोरेगांव भीमा के आसपास हिंसा की वारदातें हुई थी। इसमें कई नेताओं के बयान भी तोले गए। पुलिस के मुताबिक एल्गार परिषद कॉन्क्लेव के आयोजकों के माओवादियों से संबंध थे। पुणे पुलिस ने यह भी दावा किया कि माओवादियों ने एल्गार परिषद की घटना का समर्थन किया था और तब भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिससे अगले दिन कोरेगांव भीमा में कथित तौर पर हिंसा हुई थी। बस इसी मामले को लेकर शरद पवार को तलब किया जा रहा है, लेकिन शरद पवार बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार सवालों के घेरे में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बुरी तरह घिर गए हैं। किरीट सोमैया को फंसाने की कोशिश कर रहे उद्धव ठाकरे को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के किरीट सोमैया की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत राहत को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।
इस केस में संजय राउत से लेकर उद्धव तक ये चाह रहे थे कि किरीट सोमैया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अघाड़ी गैंग घूसखोरी में फंसे अपने तमाम नेताओं का बदला लेने के लिए बीजेपी पर वार कर रही है, लेकिन हर बार चूक रही है। इसीलिए निशाने पर अघाड़ी गैंग ने विक्रांत युद्धपोत के लिए आंदोलन चलाने वाले किरीट सोमैया को लिया है। बता दें कि उद्धव सरकार आरोप लगा रही है 2013 में विक्रांत युद्धपोत को 60 करोड़ रुपए में स्क्रैप में बेचने का फैसला किया था, जिसे बचाने के लिए किरीट सोमैया ने विरोध करते हुए प्रतीकात्मक रूप से फंड जमा करने की मुहिम चलाई। इससे 11,000 रुपए जमा हुए। अब 10 सालों बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी करके अपने बेटे की कंपनी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की, जो कि सरासर झूठ साबित हो रहा है। इससे पहले भी संजय राउत पिछले 2 महीनों में किरीट सोमैया पर 7 अलग अलग आरोप लगा चुके हैं, लेकिन एक भी आरोप के सबूत पुलिस के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब संजय राउत बदले की भावना से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बदले की भावना से बीजेपी नेता को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किरीट सोमैया ने भी संजय राउत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है और कोर्ट भी किरीट सोमैया को राहत पर राहत दे रहा है। आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा, ये तो जांच पर निर्भर है, क्योंकि जिस तरह से किरीट संजय राउत आरोप लगा रहे हैं और किरीट सोमैया भी सवालों का सामना करने के लिए डटे हुए हैं, उससे तो लग रहा है कि ये अघाड़ी सरकार की बौखलाहट है, बदला है, जिसे किसी न किसी तरह बीजेपी से लेना है, जो शायद काफी मुमकिन हो पाएगा। तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।